So we go for POAC law. POAC लॉ कहीं कहीं पे इसे फास्ट सॉल्व कर लेते हो, ऐसे केमिकल इक्वेशन ही है ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, मतलब एटम्स आर कंजर्व्ड इन द नेचर, एटम्स आर कंजर्व्ड इन द नेचर। तो जैसे सोडियम का 10 एटम है तुम्हारा, तो Na2O के जगह Na2S हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, बस 10 एटम है तो 10 ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सोडियम कभी चेंज होकर गोल्ड बन जाए या कॉपर बन जाए, सोडियम 10 है तो 10 ही रहेगा, मतलब एटम्स आर कंजर्व्ड इन द नेचर। तो जितने एटम्स तुम्हारे पास पोटेशियम के रहेंगे, कभी भी किसी फॉर्म में रहे, वो 15 उतने ही आएंगे तुम्हें। जैसे तुम्हें ये ले लो KClO3, ये हीट करोगे तो क्या आएगा KCl और O2। तुम्हें मान लो 30 मोल मैंने KClO3 दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया 30 मोल पोटेशियम, तो वो एज इट इज रहेगा 30 मोल क्लोरीन और 30 इंटू 3 90 मोल ऑक्सीजन एटम है। ये स्टेप क्लियर है? ओके, ये स्टेप क्लियर है ना? 90 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो जब KCl बनेगा तो क्या होगा 30 मोल के 30 मोल Cl से रिएक्ट करेगा, ये क्या था Cl था, तो KCl कितना बन जाएगा 30 के 30 से रिएक्ट किया था 30 मोल ही ना, बट इससे ऑक्सीजन बनेगा तो ऑक्सीजन कितना आएगा 90 मोल ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम करके एक मॉलिक्यूल बन जाए, दो दो का पेयर बनाते जाओ, कितना पेयर बना पाओगे, 2 एटम आपस मिला O2 बन गया, 2 एटम मिला O2 बन गया, तो 90 से कितना आएगा हाँ 2 आंसर आया, करेक्ट है, 3 और आंसर आया। ओके हाँ, तो बस समझ में आ गया, यही POAC है 45 मोल, 60 नहीं, निर्मित रॉन्ग कर रहे हो, इसी के लिए पूछा मैंने। 90 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो सोचो दो दो का पेयर करके एक बना दो, O2 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 O2, कितना O2 बन पाएगा 45 ना, 90/2 45, और ओजोन बनाना रहता तो मान लो 3 3 एटम करके एक मॉलिक्यूल बन जाए। इसी के लिए स्लो गया, मुझे मालूम है कई लोगों को नहीं समझ में आएगा कैसे 45 आया, बहुत प्रॉब्लम आती है। सोचो 90 मोल ऑक्सीजन एटम है तो O2 कितना आएगा, हाँ मालूम है, नहीं समझ में आया, कई लोगों को नहीं आता है। सोचो, ट्राई करो, 90 एटम दे दिया तुम्हें, मैंने बोला कि दो दो का पेयर बना के मुझे दो, 2 ऑक्सीजन एटम को आपस में बांधो, मुझे दे दो, दो दो को बांध के आपस में देते जाओ, तो तुम कितना पेयर बना के दो पाओगे मुझे। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना बन पाएगा सोचो, 90 है, दो दो का पेयर बनाते जाना है, 2 ऑक्सीजन एटम को बांध दो, आपस में O2 बन गया 45 मोल, बट कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो सोचो 45 मोल होगा, 2 एटम को मिला के एक बनाओ मॉलिक्यूल, दो दो एटम दो दो एटम दो दो एटम, 90/2 45 होगा। और वही मैंने O3 बनाया कि O3 कितना बन पाएगा, तो सोचो 3 3 एटम करके एक का पेयर बनाना है, तो तुम्हारे पास 90 है, तो 3 3 का एक बनाओगे तो कितना होगा 90/3 30, 1 ऑक्सीजन एटम गोज, इज इट रिलीज, नहीं, एक ऑक्सीजन एटम कहाँ है 90 है, एक ऑक्सीजन एटम कहाँ के रिलीज होगा। अच्छा देखो ऐसे समझो, मान लो कि मैंने 10 ऑक्सीजन एटम लिए, शायद इससे क्लियर हो, या 4 ले लें, 4 ले लें, तो O2 कितना बन पाएगा, ये एक बन जाएगा O2 और ये एक बनेगा, तो 4 एटम्स से 2 मॉलिक्यूल्स, क्लियर हुआ। तो 90 एटम से जितना है उसका आधा बन रहा है, सोचो थोड़ा ठीक से, 45 मॉलिक्यूल्स, इतना टफ नहीं है, बट किसी को समझ में नहीं आता है, अभी भी कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्लियर, 30 मोल ऑक्सीजन था तो 30 इंटू 3 90 मोल ऑक्सीजन एटम हो गया, तो O2 45 बनेगा, क्लियर हुआ। यस नो अभी बोलो, नहीं तो फिर से बताता हूँ।
यस 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 यस, ठीक है, यस यस यस, सबका यस मान लूं फिर? ये नहीं कि बताना कि फिर से एक बार समझाओ, ऐसा नहीं, नहीं तो फिर जाने के बाद बोलते हो कि फिर से समझाओ। यस, वंस अगेन, ओके ओके नित्या बताओ। देखो नित्या, ईशान नहीं समझ में आया, ओके। और केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से नहीं कर रहे हम लोग अभी, पीओएसी से उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन को पीएससी से सॉल्व करना है। देखो नित्या, 4 एटम है ना, तो मैंने बोला 2 एटम मिलके एक O2 बन जाएगा। टीचर लोग को अभी भी नहीं समझ में पाया। देखो ये 4 है ना, तो 2 एटम मिला के O2 बन गया, और ये भी क्या हो गया, O2 बन गया। तो कितना O2 बना? 4 एटम था, 4 एटम से 2 मॉलिक्यूल्स ना। अब सोचो मैंने 10 एटम लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एटम लिया, कितना O2 बना पाओगे? अब सोचो, 3 4 लोग हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। सोचो, ये O2 बन गया, 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 कितना बन गया? हाँ 5। अभी और कोई क्वेश्चन नहीं बना, बोलोगे फिर से नहीं समझ में आया, पहले ये समझाओ। 10 एटम से 5 मॉलिक्यूल्स, 10 एटम्स था, 10 एटम से 5 O2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो 90 एटम से 45 मॉलिक्यूल्स बनेगा। ये क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो, इस बार बताओ यस और नो, नहीं तो सब पॉइंट यहीं से खत्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो कई लोग फिर लास्ट में बोलते हैं फिर से एक बार। यस 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 यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों ने यस बोल दिया था, सबका यस मान लूं मैं? चलो ठीक है, तो अपना काम इजी हो गया। यहाँ पे अब क्या हो गया कि 90 मोल ऑक्सीजन था, हम लोग ये लिख सकते हैं कि 90 मोल ऑक्सीजन एटम 90 मोल ऑक्सीजन एटम है, इससे 45 मोल, अरे इतना लेट सब क्यों आ रहे हैं, लॉक कर देता हूँ। कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर दे रहा फिर बार बार। 45 मोल, कुछ लोग इतने लेट आए, अब वो बोलेंगे फिर से समझाओ। अब तुम लोग इसका देख लेना रिकॉर्डिंग, 45 मोल होगा, क्लियर होगा सबको? 90 मोल ऑक्सीजन से 45 मोल O2, क्लियर? यस और नो? हाँ नित्या बोलो, डाउट है? इतना टफ नहीं है जितना तुम लोग बना देते हो सब कुछ। बोलो नित्या। सर मेरा डाउट है कि हम लोग का एक्चुअली में 30 मोल KClO3 था, 30 को हम लोग ने ऑक्सीजन का जो 3s से हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, हम लोग ने एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया। अगर इधर भी तो O2 है तो हम लोग ने 2 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, हम लोग ने 45 क्यों फाइंड किया आंसर? अच्छा, मतलब कि वो क्यों 45 हो गया? इसको 30 इंटू 3 90 हो गया, तो 90 इंटू तुम बोलो 2 180 क्यों नहीं हो गया, है ना? हाँ देखो वही तो बोल रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग। 30 मोल पोटेशियम है, तो पोटेशियम तुम्हारे पास 30 एटम हो गया, मैंने बोला कि तोड़ तोड़ के लाओ मुझे एटम दो, तो 30 मोल KClO3 था, तुमने तोड़ के लाया, तो पोटेशियम कितना दोगे मुझे? ब्रेक किया था तुमने, 30 मोल पोटेशियम का मिलेगा मुझे। क्लोरीन का तुम ब्रेक करोगे तो क्लोरीन का भी 30 मोल मिल जाएगा, यही होगा ना? क्योंकि एक KClO3 में एक पोटेशियम है, एक क्लोरीन है, बट ऑक्सीजन कितना मिलेगा? एक KClO3 में 3 ऑक्सीजन है, एक को ब्रेक करोगे तो अंदर से 3 ऑक्सीजन निकला, तो 30 मोल को ब्रेक करोगे तो 90 मोल ऑक्सीजन निकलेगा।
तो 90 मोल ऑक्सीजन आ गया। अब फिर O2 बनेगा तो 180 O2 नहीं बन जाएगा। अब तुम पेयर कर रहे हो, हाँ पेयर कर रहे हैं ना, पेयर कर रहे हो तो क्या हो रहा है इसमें, ये सोचो कि दो दो एटम, इसे 4 एटम दे दिया तुमने, तो तुम बोलो कि 8 O2 क्यों नहीं बन जा रहा है। तुम्हारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है तो 8 O2 कैसे बनेगा सोचो। 4 ऑक्सीजन एटम है तो 8 मोल्स ऑफ 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा कि 2 बनेगा। 4 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन दूसरे एटम से कंबाइन करेगा तो 1 O2 बना। तो ऐसा 4 ही है ना, दो दो का पेयर बन गया O2 O2, ऐसे O डबल बॉन्ड हो, इसको बॉन्ड बनाता हूँ शायद उससे क्लियर हो। देखो O डबल बॉन्ड O एक बन गया और O डबल बॉन्ड O, ये टोटल 2 ही मॉलिक्यूल बने ना। तुम्हें लग रहा है कि क्यों नहीं 8 मॉलिक्यूल बने, थोड़ा सोचो। 4 ऑक्सीजन आइटम है तो 2 मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे, 8 मॉलिक्यूल बनेंगे क्या। हाँ नित्या क्लियर हुआ कि 8 O2 नहीं बनेगा, 2 ही O2 बनेगा। नहीं होगा तो एक ट्राई करना, 4 बॉल ले लेना, 4 बॉल में 2 2 का पेयर करना, बताना कितना पेयर बना। 2 बॉल को एक साथ रखो, 2 बॉल को एक साथ रखो, तो देखना कितना पेयर बने। हाँ 2 बना, तो यही तुम बोले नहीं 4 है तो 8 क्यों नहीं बन जाएगा। उसको आधा आधा कट नहीं करना, 2 2 का पेयर बनाना, तो पेयर तो उल्टा आधा ही होगा ना, 2 ही होगा ना। हाँ चलो नित्या समझ में आ गया, तो आगे चले फिर। तो O3 बनाते तो कितना बनता, 90 एटम्स ऑक्सीजन का है। तो देखो हम लोग ये सोच रहे हैं कि इक्वेशन बिना बैलेंस किए किसी को कैसे फाइंड करें। ये अल्टरनेट लॉ है, या तो इक्वेशन बैलेंस करो, वो भी एटम कंजर्वेशन है, या इक्वेशन बैलेंस नहीं किया तब कैसे करें। तो बिना बैलेंसिंग के भी चल रहा है, देखो बिना बैलेंसिंग के कर दे रहे हो ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। O2 कैसे आ गया 45, बैलेंस करके भी 45 आएगा, बिना बैलेंस के भी तुम डायरेक्ट 45 बनाया। अब बताओ 90 एटम्स ऑक्सीजन के, तो O3 कितना बनता है। नेता तुम बता दो तो हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें ही डाउट आ रहा था बहुत ज्यादा। ओजोन बना तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, सोहम क्रेश वगैरह का सही आ रहा है, आयुष भी सही है, सिद्धि भी सही है, आदित्य भी सही है। कुछ लोगों को डाउट आ रहा था। नित्या तुम्हारा आंसर आना जरूरी होना, फिर से बताता हूँ। हाँ त्रिषा अगस्त ये सबका सही है, अंश भी। ओजोन कितना मॉलिक्यूल बनता है, 90 ऑक्सीजन एटम दे दूं तो O3 कितना मोल बनता। अच्छा सबका क्लियर है, तब तो ठीक है। हाँ ओजोन 30 बनता है, तब क्लियर हो गया। चलो अभी क्लियर हो गया ना नित्या। हाँ सिद्धि डाउट है बोलो। सर हाँ वो सिद्धि बोलो। 30 मोल्स ऑफ KClO3 क्वेश्चन में दिया है ना सर। हाँ 30 मोल KClO3 है, उससे तुम्हें बताना कितना KCl और कितना O2 आया। हाँ सर उतना ही डाउट डाउट पहले था, बताना है। और कुछ नहीं था। ओके तो करना क्या था, 90 बाई कोएफिशिएंट 3 हो गया, यही हो गया ना। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो तुम बैलेंसिंग से भी कर देते हैं। KClO3 2 KCl + 3 O2 बैलेंस कर दो, तो एक्चुअली ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ही तो है, एटम कंजर्व करते हो बैलेंस करते हो। कि ऑक्सीजन का 6 एटम यदि लेफ्ट में है तो 6 राइट में होना चाहिए, तो बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग इज खुद एक POC लॉ हो गया। तो 30 मोल से इसका कितना आएगा सोचो, 2 मोल से 2 मोल, तो 30 आ गया। और ये कितना हो गया 3/2 × 30। ये सबको क्लियर है, या तो बैलेंसिंग से बताओ या इससे बताओ।
तो देखो इसको ऐसे कर सकते थे हम लोग, KClO3 बिना बैलेंसिंग में करना है तो KCl प्लस O2 है, अप्लाइंग POAC लॉ for KClO3 for potassium atom, sorry for डाउट्स है, रुको उसी में इधर उधर आ नहीं पाता कुछ। ओके क्लियर, ठीक है, जब मैं लिख रहा हूं तो उस समय मत लिखो कुछ भी ना, फिर इधर उधर हो जाता। अप्लाइंग POAC लॉ फॉर यहाँ पे K एटम्स, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 होगा, N KClO3 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, उसका वन टाइम बैलेंसिंग में बताया था वो 3/2 वगैरह, वो बैलेंस इक्वेशन से आया, जो 3/2 इंटू 30 बोल रहे हो ना ऊपर, फिर बैक, रुक जाओ पहले ये बता ले। हाँ क्या चल रहा था, हाँ नंबर ऑफ KClO3 जितना होगा, जितना KClO3 होगा उसका वन टाइम पोटेशियम होगा। राइट में देखो KCl का सोर्स क्या है, KCl, जितना KCl होगा उतना ही पोटेशियम होगा ना। अप्लाइंग POAC लॉ फॉर ऑक्सीजन, तो जितना KClO3 का मोल होगा उसका 3 टाइम ऑक्सीजन एटम होगा। POAC लॉ फॉर ऑक्सीजन एटम कितना होगा लेफ्ट साइड में, ये क्लियर हुआ। ऑक्सीजन एटम कितना होगा, जितना KClO3 होगा उसका ट्रिपल ऑक्सीजन एटम होगा, यही होगा ना कोएफिशिएंट। और राइट साइड में वो क्या है, O2 के फॉर्म में, जितना ऑक्सीजन एटम होगा उसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा उसका डबल ऑक्सीजन एटम होगा, मतलब ये 2 है, ये 2 कोएफिशिएंट ये है। जैसे 3 इंटू 30 है, ये 2 इंटू NO2 है, NO2 इज 45। तो ये लिखने आना चाहिए, ये वाला पार्ट, इससे सब क्लियर हो जाता है कि कैसे। हाँ आप बताओ, एक मिनट। हाँ थोड़ी सी खांसी हो गई है, बट कोरोना नहीं है, सूखी खांसी नहीं है, अच्छी है वेट खांसी, इसलिए थोड़ा मेडिसिन लेना पड़ा। हाँ तो करते हैं अभी। 3/2 क्यों, भार्गव समझ में आया 3/2 क्यों हुआ? देखो पहले 3/2 वाला डाउट है कि ये कैसे किया, तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन से किया कि 2 मोल से 3 मोल O2 आता है। अच्छा क्लियर है ना, तो 30 मोल से 1 मोल से 3/2 तो 30 मोल से, ये बैलेंस्ड इक्वेशन से, और ये विदाउट बैलेंसिंग POAC से कर रहे हैं। तो देखो KClO3, पहले देखो पोटेशियम को अप्लाई करेंगे, जितना पोटेशियल एटम रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही पोटेशियम एटम प्रोडक्ट में होगा। पोटेशियम का मान लो तुम्हारे पास 100 एटम है, तो 100 एटम KClO3 के फॉर्म में या KCl के फॉर्म में, बट 100 पोटेशियम एटम 100 गोल्ड में नहीं बदल जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा, क्लियर ना। तो पोटेशियम एटम लेफ्ट हैंड साइड में जितना होगा उतना ही राइट में होगा। तो दोनों का सोर्स देख लो, यहाँ सोर्स क्या है KClO3, तो जितना मोल KClO3 का होगा उसका वन टाइम पोटेशियम होगा, क्योंकि पोटेशियम का कोएफिशिएंट 1 है ना। तो यहाँ पे जब कोएफिशिएंट की हम लोग बात करेंगे, तो जैसे पोटेशियम यहाँ पे 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। पोटेशियम एटम कितना होगा, जितना KClO3 उतना पोटेशियम, जैसे KClO3 का 5 मोल है तो पोटेशियम का भी 5 मोल ही होगा ना।
ये क्लियर कि KClO3 जितना होगा उतना ही पोटेशियम। ओके, तो राइट साइड में चलो, तो राइट साइड में फॉर्म क्या है KCl का, तो KCl का जितना मोल होगा वो मालूम रहे, मान लो KCl का मोल मालूम है, तो पोटेशियम कितना टाइम आएगा, पोटेशियम KCl जितना होगा उसका 1 टाइम पोटेशियम होगा। तो दोनों साइड इस तरह से बैलेंस करेंगे ना, 1 टाइम। अभी ये चीज उससे यहां से ज्यादा क्लियर नहीं होती, बट ऑक्सीजन से क्लियर हो जाएगी। देखो KClO3 का जितना मोल है, ऑक्सीजन क्या ट्रिपल होगा, यहाँ पे किया ना, मान लो KClO3 का 30 मोल दिया, तो ऑक्सीजन एटम कितना था, 30 इंटू 3 90 ना। तो KClO3 का जितना मोल होगा उसका 3 टाइम पोटेशियम एटम। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है ये, कि कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑक्सीजन एटम आ गया। राइट में देखो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, O2 है, तो ऑक्सीजन का यदि 2 है, O2 मॉलिक्यूल मान लो 5 होगा, तो ऑक्सीजन एटम 10 होगा ना, तो मल्टीप्लाइड बाई कोएफिशिएंट 2 ना। मान लो NO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 50 है, तो ऑक्सीजन एटम 50 इंटू 200 होगा। हाँ, तो बस ऐसे बैलेंस कर देंगे। अब जैसे KClO3 मैंने दिया था कि 30 है, क्वेश्चन ये था ना, तो तुम क्या लिखोगे, 3 इंटू 30, तो 2 इंटू NO2, तो NO2 कितना हो गया, 45 ना। एक और एग्जांपल देखें, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो C3H8, इसको बर्न किया O2 से, क्या बनेगा, CO2 और H2O। अब इसका मान लो 50 मोल दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड क्या होगा, CO2 फॉर्म कितना होगा, H2O कितना फॉर्म होगा, O2 रिक्वायर्ड कितना है, और यू नो फॉर्म होगा तो कितना होगा। एक तो मेथड है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करो और सॉल्व कर लो, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बैलेंसिंग से। बट उसमें तुम्हें इक्वेशन लिखना है और बैलेंस करना है, इसमें इक्वेशन लिखना नहीं है ना, बैलेंस करना है, डायरेक्ट लिखना है। अप्लाइंग POAC फॉर कार्बन एटम्स। कार्बन के कितने एटम्स है, जितना C3H8 होगा उसका 3 टाइम्स कार्बन एटम होगा। ये क्लियर हुआ, जितना C3H8 है उसका 3 टाइम्स कार्बन एटम है। जैसे 50 मोल C3H8 है, तो कार्बन कितना होगा, 50 इंटू 3 150 ना। हाँ, तो राइट साइड में जाओ तो वो कार्बन किसके फॉर्म में आ चुका है, CO2 के। एक CO2 में एक कार्बन है ना, तो ये 1 इंटू NCO2 ना। अब अप्लाइंग POAC लॉ फॉर हाइड्रोजन एटम्स, कितना होगा, जितना मोल ऑफ C3H8 है, हाइड्रोजन कितना टाइम होगा, 8 टाइम। सोचो C3H8 का कितना मोल दिया, 50 मोल, तुमसे उससे हाइड्रोजन हटाओगे तो कितना आएगा, एक एक में 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल। तो 50 मोल में 50 इंटू 8, 50 इंटू 8 कितना हो गया, 400 ना। विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ हाइड्रोजन किसके टर्म में है, NH2O। H2O का यदि मोल मालूम चल जाए तो इंटू 2 टाइम ना, तो बस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। अप्लाइंग POAC लॉ फॉर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का एटम जितना लेफ्ट में होगा उतना राइट में होगा। लेफ्ट में कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम जितना है उसका 2 टाइम्स ना, कोएफिशिएंट 2 है ना, इक्वल टू, वही ऑक्सीजन एटम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ का CO2 बन गया, कुछ H2O बन गया। तो कुछ तो ऑक्सीजन कार्बन के पास है, कितना है, जितना CO2 का मोल है उसका डबल ऑक्सीजन CO2 के पास है, और जितना H2O है उसका 1 टाइम इसके पास है। अब इससे सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 इंटू फर्स्ट इक्वेशन से 50 विल बी 1 इंटू NCO2, NCO2 आ गया
150 मोल। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करो। दूसरा इक्वेशन क्या है? 8 इंटू 50 विल बी 2 इंटू NH2O। NH2O कितना आ जाएगा? 400/2, 200 मोल। तो POC एक अल्टरनेट लॉ है। क्लियर हुआ कैसे करना है? बस कुछ भी नहीं, मोल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाता है। तो इसके लिए ना रिएक्शन तुम्हें लिखना है ना बैलेंस करना है, डायरेक्ट इससे हो सकता है। अब सोचो क्या डाउट है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन रहेगा, नहीं तो उसके बिना CO2 का मोल कैसे निकालोगे? C3H8 का कितना मोल दिया गया उसी से CO2 आएगा ना। जितना C3H8 उतना CO2, तो नहीं देगा तो कैसे बताओगे CO2 का मोल? बताओ। ऑक्सीजन के लिए फिर बाकी दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो। CO2 और H2O मिल ही गया तो O2 आ जाएगा ना। हाँ, O2 कैसे आएगा? फर्स्ट से CO2 आ गया, सेकंड से H2O आ गया, दोनों को थर्ड में पुट कर दो। लिमिटिंग रेजेंट को वैसे ही करना जैसे बताया था, उससे इसको मत करना। 1:1 रिएक्टेंट को करो तो बेटर है। क्लियर POC? कितने लोग को हो गया? नहीं तो POC नहीं भी क्लियर होगा तो तुम्हारे पास एक और लॉ है जिससे कर ले रहे हो। तुम्हें IIT में फाइनल आंसर से मतलब ABCD बस टिक करना है, ये नहीं बोलेगा POC से सॉल्व करो कि इससे सॉल्व करो, तो तुम्हारे आंसर्स नहीं देखेगा, है ना। तो कोई एक इक्वेशन क्लियर हो गया तो हो गया। क्लियर? यस नो? यस यस नो यस 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 क्लियर यस 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 यस। एक नो है, बाकी सबका यस है। यस, वेरी गुड। सबको क्लियर हो गया, वाह, वेरी गुड। किसका नो है बताओ? दिलीप गायकवाड़। हाँ दिलीप, बताओ क्या नहीं क्लियर हुआ? अनम्यूट करता हूं, बताओ। हाँ दिलीप बताओ। सर यहाँ पे फर्स्ट इसमें तो आपने मतलब CO2 का ढूंढा, फिर सेकंड इसमें H2 का ढूंढा, पर सर हमें तो फाइनल O2 का चाहिए ना। तीनों का चाहिए, 3 क्वेश्चन है। तो मैंने CO2 और H2O ढूंढ दिया, थर्ड में बोला कि CO2 और H2O का वैल्यू डाल दो, O2 आ जाएगा। ओके सर, मतलब हमें ये जो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है बस। हाँ बस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, बन गया वो। ओके सर, ओके सर। एक और फाइनल कर लेंगे, बट उतना टाइम कहाँ है, एक तो कर ही सकते। फिर भी NH3 मान लो N2 और H2 में जा रहा है, तो तुम्हें बैलेंस करना है ना N2 और H2। बिना बैलेंसिंग के पहले बताओ तो 30 मोल है इससे। रुको अभी कुछ नहीं लिखो। N2 कितना बनेगा, H2 कितना बनेगा, बिना लिखे। जैसे मैंने पहले बताया, एक हो गया लिख के बताना है POC से, एक बिना लिखे जो कि ClO3 स्टार्टिंग में समझा रहा था, उससे बताओ N2 कितना आएगा। सबका आंसर आना चाहिए। राइट है। 30 हो गया तो ये आ जाएगा 15, और वो 90 हो गया तो बाई 2 45। फिफ्टीन 45 सबका सेम आंसर दिख रहा है, गुड। एक क्रिस तुम्हारा 60 मोल दिख रहा है, वो देखो। 1545 वंस तुम्हारा भी 60 दिख रहा है। 50 45 अंश 30 कैसे होगा?
साहिब 60 कैसे हुआ सोचो। तीन चार लोगों का बस रॉन्ग हुआ, बाकी राइट है। ओके देखो, हाँ 50 and 45। सोचो 30 मोल NH3 है, मैंने बोला ब्रेक कर दो, तुम इसे ले आओ समथिंग, उसे तोड़ दो एक एक NH3 को, तो नाइट्रोजन एटम कितना मिलेगा? 30 मोल नाइट्रोजन एटम मिल गया, तो N2 कितना बनेगा? दो दो का पेयर, 30/2 15 ना। और NH3 का कितना है? 30 × 3 90 मोल हाइड्रोजन एटम था, दो का पेयर बनाओगे तो 45। सोचो थोड़ा इमेजिन करो, अदरवाइज इससे इमेजिन नहीं कर पाओगे तो इक्वेशन जैसे बताया था वो बताओ, वो कैसे था? ये डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट वैसे सबका हो गया, तीन चार लोगों का नहीं हो पाया है ना। ये क्या था? 30 मोल N एटम्स, तो जब ये बनेगा तो 15 मोल N2 बनेगा। और ये क्या हो गया? 30 × 3 90 मोल हाइड्रोजन एटम्स, तो इससे 90/2 45 मोल H2 बनेगा। मेन एग्जाम में स्पेसिफाई, बस एग्जाम में यही देगा 30 मोल NH3 को हिट किया तो कितना N2 कितना H2 आएगा। तुम जैसे सॉल्व करो, तुम्हें बैलेंसिंग आता है तो बैलेंस से सॉल्व करो, पीओसी आता है पीओसी से सॉल्व करो, इक्विवेलेंट वेट आता है इक्विवेलेंट से सॉल्व करो, उसको फाइनल आंसर से मतलब और कुछ नहीं। कोई एक तो बताएगा ही ना 30 मोल, उससे ही पूछा जाता है, तो नहीं तो फिर ये इससे क्लियर नहीं हो रहा हो तो पीओसी लॉ जैसे बोला था वही लिख देना, अप्लाइंग पीओसी लॉ फॉर N आइटम्स। तो नाइट्रोजन का आइटम्स कितना होगा? जितना मोल NH3 का है उसका 1 टाइम, और जितना मोल N2 का है उसका 2 टाइम्स। नाउ अप्लाइंग पीओसी लॉ फॉर H एटम्स, हाइड्रोजन एटम कितना होगा? जितना NH3 है उसका ट्रिपल, और जितना H2 है उसका डबल। यूएससी क्लियर? यस नो? तो दो और कंसेप्ट करने हम लोग को, यस यस यस। ठीक है नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एडियोमेट्री और गैस एनालिसिस। एडियोमेट्री और गैस एनालिसिस। इससे हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस ऑफ गैस निकालते हैं, है ना। इसमें क्या आएगा? एनालिसिस ऑफ गैस की, वो गैस है तो कौन सा है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये मालूम चलता हम लोग का, है ना। या मिक्सचर है तो वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन मालूम चलेगा, वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन of gaseous compounds। and their formulae। तो कैसे करना है वो देखें, मतलब गैस के बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, गैस और इसका मिक्सचर जो भी है, उसको ले लो और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे दो, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसे रिएक्ट करो। एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड मतलब एक चिंगारी डाल दो एक्सप्लोड हो गया, या रिएक्टेड, है ना। यहाँ वॉल्यूम मेजर करेंगे, क्या वॉल्यूम आ गया, डिक्रीज भी हो सकता है वॉल्यूम, है ना। फिर एक बार वॉल्यूम आ जाए तो इसको सर्टेन सुटेबल सॉल्वेंट से पास करेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट। वो कुछ गैसेस जैसे मान लो CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, रेस्ट को भेज देगा, है ना।
suitable समझे, absorbs some gases, absorbs some gases. क्वेश्चन बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा. और रेस्ट गैस कम्स आउट, तो इसका भी वॉल्यूम मालूम चल जाता है, उससे हम लोग सब कुछ बता देंगे. कैसे देखते हैं पहले. एब्जॉर्बेंट पहले समझ लो. गैसेज अब्सॉर्ब CO2, SO2, Cl2. एब्जॉर्बेंट NaOH और KOH. NaOH और KOH से पास करो तो CO2 गायब हो जाएगा, उसी में एब्जॉर्ब होगा. SO2 को पास करो तो वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि सब एसिडिक गैसेज है. क्लोरीन को पास करो, वो भी NaOH और KOH से रिएक्ट कर जाता है. O2 को एब्जॉर्ब करना है तो हम लोग अल्कलाइन पायरोगैलोल ले लेते हैं. अल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन. O3 के लिए टर्पेंटाइन, NO के लिए FeSO4 सॉल्यूशन. ये अच्छे से याद करना होगा तुम्हें, कौन किसको एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. CO एंड C2H2 के लिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड. और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला कॉन्क H2SO4. और CaCl2. ये सब एब्जॉर्बेंट. मॉइस्चर में आगे लिख देता हूं ठीक से, कॉन्क H2SO4 और CaCl2. तो ये लर्न करना है तुम्हें. बट तुम्हें मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, CO2 ही है, क्योंकि सबको बर्न करोगे तो CO2 ही आता है. NO2 को एब्जॉर्ब करने वाला जल्दी नहीं मिलता हम लोग को, जरूरत भी नहीं है. हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो भी NO2 बनाना डिफिकल्ट है. कहीं भी CO2 और H2O ही बनता है, तो CO2 का ही तुम्हें याद करना है कि NaOH में जाता है. बाकी सब कहीं कहीं आएगा. O2 और O3 भी आ सकता है, बट और कुछ नहीं आने. हाँ, NO के लिए FeSO4. NO कहीं बनेगा ही नहीं, तो फायदा नहीं है, बस लिख दिया मैंने. बट तुम्हें किसका याद कर लेना है, CO2, O2 और O3, ये तीन मेन है. बुक्स में ये सब दिए रहेंगे, बट तुम्हें मेनली कौन सा याद करना है, यहाँ लिख देता हूं मैं. CO2 याद कर लेना, O2 के लिए पायरोगोलल है, O3 के लिए टर्पेंटाइन है. ठीक है, तो ये लर्न कर लेना तीन का. हाँ कृष्ण बोलो. हाँ बताओ. सर CO2 के लिए हम लाइम वाटर यूज नहीं कर सकते? COH ट्वाइस ठीक तो है, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन. अच्छा ओके, थैंक यू. कोई बेसिक सॉल्यूशन तुम्हारा एब्जॉर्ब कर लेगा CO2. अब देखें क्या क्या लिखा तुमने. O2 का एब्जॉर्बेंट इज अनक्लियर. अल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन. पायरोगैलोल क्या है वो ऑर्गेनिक में देखेंगे हम लोग, ये लर्न कर लोगे. ओके, बस याद कर लो अल्कलाइन पायरोगैलोल सॉल्यूशन. वो होता है बेंजीन पे 3 OH एक साथ हो जाए ना, 1 2 3, तो उसका नेम पायरोगैलोल होता है. बट उसकी जरूरत नहीं है इससे फालतू चीजों की, वो बाद में आ जाएगा. और टर्पेंटाइन याद कर लोगे हो जाएगा. NO2 का नहीं बता सकते हम लोग, और बाकी सब की जरूरत नहीं, मतलब बाकी सब फालतू है, केवल अपने मतलब का ही तीन है. ठीक है. न्यू व्हाइट बोर्ड पे जा. तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे जिससे तुम कर पाओगे, जैसे कि एक क्वेश्चन से क्लियर करता हूं कि ये कंसेप्ट है क्या, कैसा होगा. 100 ml of CO plus 40 ml of O2 गैस दिया गया है ना, is reacted या exploded if the resulting mixture is shaken with KOH या कोई बेसिक सॉल्यूशन. What volume of gas will remain and
what gas will it be? देखो 2CO गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट 2CO2 गैस है। तो तुमने इसका ले लिया 100 ml और यहाँ पे पुट कर दिया 40 ml, ये 0 था। T इक्वल टू T पे क्या होगा कंडीशन बता सकते हो? कौन सा 0 हो जाएगा? 0 कौन सा होगा? गुड। तो लिमिटिंग रिएजेंट सबको क्लियर है कि इट इज O2, राइट? हाँ, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। O2 का 1 मोल 2 मोल CO से रिएक्ट कर रहा है, यही कंसेप्ट है ना? सबका नहीं, किसी एक का CO भी है। अच्छा ठीक है, समझ लो जिसका भी CO है। कैसे लिमिटिंग रिएजेंट का काउंट करते हो? उसका गिवन मोल बाय 2, गिवन मोल बाय कोएफिशिएंट। तो CO का कितना होगा? 100/2 50 ना, और O2 का क्या होगा? 40/1 40 ना। तो लोअर कौन सा हो गया? O2 ना। कंसेप्ट क्या था? गिवन नंबर ऑफ मोल, मोल वॉल्यूम प्रेशर जो भी दिया रहा है, बाय 40/1 1 हो गया, और वो 100/2 50 है, मतलब वो ज्यादा है तो ये एक्सेस है ना। ये बचेगा कितना? इसका 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर गया तो 40 ml कितना? 80 ml से रिएक्ट कर गया, 20 बच जाएगा ना। रिमेनिंग कितना होगा? 100 माइनस 2/1 इंटू 40, तो ये बच गया 20 ml। 20 ml CO बच गया, और CO2 कितना बनेगा O2 के अकॉर्डिंग? ये बन जाएगा 2/1 इंटू 40 80 ml। ये लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है सबका? यस नो? ओके, यस है सबका, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? अब ये सॉल्यूशन जब बचेगा इसको किससे पास किया गया? कैन वी डू? अच्छा कुछ डाउट है, रुको। भाई POAC, तो POAC तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट के लिए लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा प्रोडक्ट। जैसे भी कर लो वो चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको किससे पास कर रहे हैं हम लोग? रुको, और कोई डाउट? कैन हाँ, वो गेल-लेब्स लॉ यहाँ पे काम करेगा, वॉल्यूम के लिए भी काम करेगा। वॉल्यूम प्रेशर जो भी दिया रहे सबको कर सकते हो। वॉल्यूम प्रेशर मोल गैस लॉ किसके लिए? बस ग्राम में छोड़ के बाकी सबके लिए था, बताया था ना। तो यहाँ पे किससे पास किया गया इसको? QH से। तो QH से पास करेगा तो क्या होगा? CO2 एब्जॉर्ब होगा। 80 ml CO2 जो था वो क्या होगा? इज एब्जॉर्ब ना, और बाद में कितना आ जाएगा ये? तो बच गया 20 ml CO कम्स आउट। यही पूछा था ना कि कौन सा गैस बाहर आएगा, कितना होगा? यही होगा ना, 20 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो QH से पास करोगे तो इतना आ जाएगा। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम 2 बार आ गया। जैसे ही रिएक्शन हुआ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया? तुमने 100 + 40, 100 + 40 कितना लिया था? 140 ml लिया था। 100 ml CO 40 ml O2, टोटल 140 है। इतना क्लियर है? जब रिएक्शन हो गया तो क्या बच गया? 20 + 80, 20 CO और 80 100 ml पे आ गया। मतलब वो ये नहीं समझ 40, रुको, जितना समझा रहा हूँ समझते जाओ ना, फिर आगे भी नहीं समझ में आएगा। CO 100 है, O2 40 है, तो 100 + 40 140 ml है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2। 140 ml से जब रिएक्शन हो जाए तो कितना बच जा रहा है? CO बच जा रहा है 20 और CO2 80, टोटल 100 ml बचा ना। तो पहला पूछता है कि रिएक्शन होने के बाद वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ? कितना हो गया बताओ? जैसे ही रिएक्शन हो गया कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम कितना ml कम दिखेगा? 40, ओके। 120 ml कम दिखेगा, ओके। दो ही आंसर आया, नित्या का 120 और किसी ने 40 बोला। जैसे ही रिएक्शन हो गया, अभी QH से पास नहीं किया है, QH से पास नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना आएगा? यहां पे पूछा जाए कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, तो सोचो पहले 140 था, अब 100 पे आ गया, तो 40 ml हो गया ना कॉन्ट्रैक्शन। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि दोनों को रिएक्ट करेंगे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा? 40 होगा।
ये सब गैस एनालिसिस ही है ना, यही सब पूछेगा, बस गैस हो गया केमिकल इक्वेशन के जगह। और एक बार ये दोनों बच गया 20 ml CO और 80 ml CO2, जिसको जैसे ही KOH से पास करोगे तो KOH एब्जॉर्ब हो जाएगा, KOH गायब हो जाएगा। KOH कितना था 80 ml गायब हो जाएगा, जो बाहर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और कितना कार्बन मोनोऑक्साइड था 20 ml, वही बाहर आएगा ना। अब बताओ क्या क्या डाउट है, कितने लोग क्लियर हुआ? क्लियर यस और नो? अब लिखना स्टार्ट करो। सार्थक, सिद्धि नो नो, आदित्य यस, वंश नो, ओके यस यस, ईशान, अगस्त, सोम, बाकी सबको समझ में आ गया? पलक, अनुराग, मनित, नित्या नो, हिमांशु, भार्गव, मतलब 4 लोगों का नो है, बाकी सबका यस है। चलो तो एक एक करके पूछते हैं। किसको पहले नहीं समझ में आया था? सार्थक, यस सार्थक बताओ। बोलो, अनम्यूट किया, सार्थक बताओ। सर 40 का नहीं समझा। कौन सा 40? स्टार्टिंग से बताओ मुझे। 100 + 40 140 हुआ, हाँ तो 2 CO2 का 2/1 × 40 नहीं समझा। अच्छा, केमिकल इक्वेशन में थे तुम? हाँ तो उसमें यही था ना कि O2 का 1 मोल से 2 मोल CO2 बनता है। ऑक्सीजन तुम 1 मोल लोगे तो 2 मोल CO2 बन रहा है, मतलब जितना उसका डबल बन जा रहा है। हाँ। तो 40 ml से कितना बनेगा? उसका डबल 80 ml ही बनेगा ना। अच्छा, हमने POAC लॉ लगाया। यूएससी नहीं, केमिकल इक्वेशन, रेशियो, कोएफिशिएंट का रेशियो 2/1 × 40 बताया था ओके। ना। केमिकल इक्वेशन सिर्फ एक ही चीज है, तुम्हें रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट लिखने आ जाए, हम्म। उसका फाइंड करना, उसका कोएफिशिएंट ऊपर। CO2 का कोएफिशिएंट 2 है, वो ऊपर लिखो न्यूमरेटर में, और जिसके थ्रू फाइंड करना उसका कोएफिशिएंट नीचे 1। बस इतना ही सीखना ना केमिकल इक्वेशन है कि 2/1 के रेशियो बनेगा, इनटू जो दिया जाए जितना मोल 40 ml। या इससे अभी भी डाउट आता है तो यूनिटरी मेथड सीख लो। 1 मोल O2 से 2 मोल CO2 बनता है, तो 40 ml से कितना बनेगा? 1 का 2 बन जाएगा, तो 40 का नहीं समझ में आ रहा। देखो 40 1, का 80 बन जाएगा। हाँ तो वही 80 बन गया ना। हाँ ओके। केमिकल हाँ। इक्वेशन यही है ना कि रेशियो दिया है, वो है 1 मोल का 2 मोल बना देना तुम्हें, 1 मोल O2 से 2 मोल CO2 बना देना। अब हम्म। जितना भी मोल दे तुम्हें कैलकुलेट करने आना चाहिए। 5 मोल O2 देगा तो उसका डबल 10 मोल। नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, है ना? नहीं समझा सर। तो डाउट क्या है बताओ फिर। वही मुझे 80 ml का नहीं समझ रहा था।
हाँ, आई थिंक इतना देर में कई लोगों का क्लियर हो गया होगा। किसका किसका डाउट है वो बताओ, हैंड रेज करो, उससे पूछता हूं मैं अभी। डाउट किसका है, रेज योर हैंड्स। सिद्धि, हाँ सिद्धि बताओ। सर आपने अभी जो समझाया उतना समझ में आ गया था सर। केओएच के बाद रिएक्ट होने के बाद कैसे वो नहीं समझा मुझे। अच्छा देखो, KOH में क्या है, 20 ml कार्बन मोनोऑक्साइड है हाँ और 80 ml CO2। अब तो यही रिएक्शन बच गया, यही दो मिक्सचर है, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। जैसे ही KOH से तुम पास करोगे, CO2 पूरा गायब हो जाएगा, KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। हम्म, तो बचेगा क्या? तो 20 ml कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा। हाँ वही पूछा है ना कि क्या बचेगा और कितना, व्हाट अच्छा वॉल्यूम ऑफ द अच्छा। गैस विल रिमेन, और कौन सा हाँ गैस होगा। तो तुम्हारा आंसर होगा कि CO गैस होगा और उसका वॉल्यूम जो रहा था 20 ml वो बच गया। हाँ। और सर कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या होता है। कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुमने वेसल में फिल किया 140 ml, हाँ 100 + 40, जैसे ही रिएक्शन हो गया गायब हो गया, कितना गायब होके बच गया, 100 ml आ गया, 20 + 80 100 आ गया ना। हाँ हाँ बराबर। तो 140 की जगह 100 पे आ गया, तो अचानक वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा ना। हाँ हाँ सडनली तुम देखोगे अरे वॉल्यूम कम हो गया, तो कितना आ गया 100। तो सब पूछते हैं कितना कम हो गया वॉल्यूम, तो तुम मेजर कर सकते हो ना, 140 पहले था, 100 हाँ अभी है, 40 ml गायब हो गया, 40 ml इज द कॉन्ट्रैक्शन। हाँ सर समझ में आ गया, थैंक यू। और ये भी पूछता है कि KOH में जाने के बाद कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, था 80 ml, वो CO2 का है। ओके सर। ओके हाँ अंश बताओ। वन, सर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का यूज हुआ है क्या? O2 को हाँ जब दो लिमिटिंग। रिएजेंट होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट देखना होगा ना कि कौन सा पूरा गायब होगा। हाँ सर, मेरे को ये नहीं समझा कि KOH में डालने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्शन, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है वो पार्ट कॉन्ट्रैक्शन का। ओके ओके, क्या मिक्सचर में क्या बच गया था, 20 ml कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ, और 80 अनयूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। और 80 ml CO2, यही दो बचा था ना। हाँ अब जैसे ही KOH में पास करोगे, जितना भी CO2 है वो गायब हो जाएगा, अच्छा। एब्जॉर्ब हो गया। CO2 80 ml था, पूरा 80 ml एब्जॉर्ब हो गया। हाँ, तो कौन सा गैस बच गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। वही पूछा कि विच गैस विल रिमेन देयर, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ओके। एंड व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस, यही पूछा है ना। तो वॉल्यूम रिमेनिंग ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज 20 ml, तो 20 ml विल बी योर आंसर। ओके सर। नेक्स्ट, और किसका डाउट है बताओ। आदित्य, हाँ बोलो आदित्य। सर आपने जो बोला कि KOH के थ्रू पास करने के बाद उसका जो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम रहेगा दैट विल बी 100 माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 ना। 100 - 20, 100 था, अब 20 ही बचा, गैस बाहर आया था 20 था, 80 ml अच्छा एब्जॉर्ब हो गया ना। ओके हाँ तो कॉन्ट्रैक्शन 80 ml का हो गया अभी, हाँ ठीक आई थिंक डन। तो यही इडियोमेट्री और कुछ नहीं, यही सब क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे कैसे करना था। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम यहाँ पर 80 ml। नेक्स्ट, तो दो तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक तो रिएक्शन के कारण खुद कम हो जाता है वॉल्यूम, और एक सॉल्यूशन में पास करके आ जाता है। सॉल्यूशन जैसे 80 ml गैप हो गया, इसके लिए एक एग्जांपल दे दिया कि ऑडियोमेट्री क्या है, समझ में आ जाए। अब इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट जो था, कैसे प्रोसीड करना है ना, हाउ टू प्रोसीड की बात करें। पहला क्या होगा, क्या क्या समझोगे, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, है ना। इसको तुम्हें क्या मान के चलना है, नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू गैस। दूसरा हो गया, एयर को क्या मानो, मिक्सचर ऑफ N2 और O2, कहीं भी आ जाए कि एयर को पास किया, एयर पास किया, तो ये N2 and O2 का मिक्सचर है। थर्ड, N2 gas is supposed to be unreactive,
N2 गैस का अनरिएक्टिव होगा। जैसे हम लोग एयर लेते हैं तो क्या लेते हैं, N2 और O2 लेते हैं, तो O2 अपना काम करके आ जाता है, CO2 बन के आ जाता है, N2 एज इट इज बाहर आ जाता है। N2 का रिएक्शन सेम लेके चलोगे, है ना। और यहाँ पे गियर-लुसाक्स लॉ अप्लाई करेंगे। गैसियस वॉल्यूम बिल्कुल मोल की तरह हो गया कि 1 मोल इसके इतने मोल से रिएक्ट किया, तो 1 लीटर इसके इतने लीटर से रिएक्ट करेंगे। क्लियर। अब हो गया कैलकुलेशन इन कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, तो वो तो एक एग्जांपल से समझा दिया, अब ऐसे भी लिख लें, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। कैसे करेंगे, दिस इज 2H2 गैस प्लस O2 गैस, 2H2O लिक्विड है। अब H2 गैस और O2 गैस मिलके तुम्हें, ऐसे तो गैस वेपर बन के उड़ जाता है, बट हम लोग 25 डिग्री मान के चलने के है, कंबशन हो गया फिर कूल कर दिया गया, तो 2H2 और O2 से कितना होगा, जैसे तुम इसका 2 वॉल्यूम लोगे, इसका 1 वॉल्यूम लोगे, तो ये कितना हो गया, ये नील क्रिएट होगा, 0, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम 3 हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम 3 वॉल्यूम। जैसे कि मान लो तुम्हें इसका 20 ml दिया, इसका 30 ml, सॉरी इसका 10 ml दिया, ट्वेंटी ml था और ये इसका 10 ml दे दिया गया। अब मान लो कि इससे कितना होगा, 30 ml हो गया ना, तो पहले वॉल्यूम 0 था, T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू T पे क्या होगा, ये बिल्कुल दोनों ट्वेंटी ml 10 ml होगा, तो ये कितना बच जाएगा, ये 0, ये 0, और ये लिक्विड बन गया, तो ये नेग्लिजिबल होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इक्वल टू 30 ml, 30 ml से 0 पे आ गया। जस्ट 2 मिनट समझो, इसे मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट वेट कर।
ओके देखो समझते हैं क्या क्या है ना। ओके देखो इसमें होता क्या है कि मान लो H2 का 20 ml लिया और O2 का 10 ml लिया, तो ये तो बिल्कुल जो कोएफिशिएंट वही है ना, 1 ml O2 कितने से रिएक्ट करेगा, 2 ml H2 से, यही है ना। इसका 1 मोल इसका 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, तो बिल्कुल दोनों 0-0 हो जाएंगे। और जब वॉल्यूम बनेगा तो H2O लिक्विड बन जाएगा, तो गायब हो जाएगा। मतलब एक रूम में तुम 20 ml H2 गैस ले लो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पूरे रूम के बराबर। O2 ले लो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 10 ml, वो भी पूरे रूम के बराबर हो जाएगा, ऐसा है ना। अब ये दोनों जैसे ही मिक्स कर दिया तुमने, मान लो 20 ml ना लेके रूम में ना लेके, सॉरी एक कंटेनर ले लो 20 ml और 10 ml, जैसे रिएक्ट करेगा दोनों 0-0 हो जाएगा। क्यों, 1 ml O2 reacts with 2 ml of H2, तो 10 ml O2 will react with 20 ml of H2, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, ये भी 0 ये भी 0। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम था 30 ml, और जैसे ही H2O बन गया, H2O तो लिक्विड है, एक ड्रॉप भी नहीं बन पाएगा 30 ml से, उसको तुम्हारा एक ड्रॉप भी नहीं बनेगा, एकदम छोटा सा पॉइंट बनेगा, तो नेग्लेजिबल हो गया। कहाँ 30 ml, कहाँ कुछ भी दिख ही नहीं रहा, तो पूरा नेग्लेजिबल हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 20 + 10 30 था, 30 से कितने पे आ गया, 0 पे, तो वही कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा कितने का हो गया, 30 ml का ना। मतलब इनिशियली कितना था और फाइनल कितने पे आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन, 2CO + O2 gives out 2CO2, तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे। जैसे ये 50 ml है और ये 10 ml है, तो स्टार्टिंग में 0 ले लो, लिमिटिंग रेजेंट अप्लाई करो, क्या क्या होगा, इसका 10 ml इसका 20 से रिएक्ट करता है, तो ये 0 हो जाएगा। O2 लिमिटिंग रेजेंट है, ये कितना बच जाएगा, एक O2 2 CO से रिएक्ट करता है, 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो 10 ml 20 से रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना 30, और इधर कितना होगा 1 मोल का 2 मोल, तो 10 मोल का 20 मोल। क्लियर। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V इनिशियल 50 + 10 60 था, ये अभी भी बताया था मैंने कैसे कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। V फाइनल 30 + 20 50 है, तो कॉन्ट्रैक्शन कोई पूछे कितना ml का हो गया, तो 10 ml, 60 से 50 पे आ गया। अब बताओ क्या क्या डाउट है, क्लियर हुआ, यस और नो, पहले ये बताओ कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कैसे निकालना है। सबका यस 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 यस, ओके। हाँ तो एक एग्जांपल भी बता दिया। हाँ सिद्धि तुम्हारा डाउट है, बताओ बोलो। सर इस बार कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉल्यूम समझ में आया, लेकिन T = 0 और T = T का आपने जो किया है वो दोनों इसमें समझ में नहीं आया। वो लिमिटिंग रेजेंट के समय बताया था ना, लिमिटिंग रेजेंट में तुम थे सिद्धि, हाँ सर। उस समय बताया था टाइम T = 0 पे ये कंडीशन है, हम्म। तो स्टेप लिखते थे ना, टाइम T = T पे कहाँ पहुंचा, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। वही है ना, दो कंडीशन है, एक स्टार्टिंग में और एक फाइनल। हाँ सर। ओके हाँ ओके। आदित्य बोलो। सर मुझे वो नहीं समझ में आया कि वो आपने H2O का जो वॉल्यूम वो नेग्लिजिबल क्यों लिया था। लिक्विड है, लिक्विड दिखेगा ही नहीं, पूरे रूम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाए और जैसे ही बन जाएगा लिक्विड, तो कहाँ हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूरा रूम था, लिक्विड ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूरा रूम था, जब लिक्विड बनेगा तो एक ड्रॉप बन गया, एक ड्रॉप तो वो वाटर पूरे रूम में कहाँ पे है वो दिखेगा भी नहीं। ओके लिक्विड और सॉल्यूम बने, सॉलिड बना था, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान लेना। अच्छा वही लिखा है ना। अब गाइडलाइंस हाँ पे चलो कैसा था। तो गाइडलाइंस में देखो मैंने क्या क्या लिखा था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड को नेग्लिजिबल लेना है। यस। दूसरा, एयर को क्या मानोगे, कभी भी N2 और O2 मान लोगे, होता है CO2 H2 सब होते हैं बट बहुत कम होते हैं, तो केवल N2 O2 मान के चलो, और उसमें भी N2 का रिएक्शन नहीं मानोगे, N2 को क्या मान के चलोगे, अनरिएक्टिव। एयर में जो O2 वाला पार्ट है वही रिएक्ट करेगा, और वो भी इसमें कौन सा लगाओगे, गैलो-सैक्स लॉ, वही लगा रहे हैं ना हम लोग, जो मोल कंसेप्ट है, गैलो-सैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ओके नेक्स्ट, अब इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, है ना।
हाँ पलक, अभी क्लियर है ना? H2O2 में जीरो क्यों होगा? H2O का अभी जो बताया मैंने, जो पहला पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉलिड इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। अब देखो, इसके लिए एक इक्वेशन भी तुम्हें याद करना होगा, बाकी सब तो इक्वेशन मालूम है। CxHy प्लस x प्लस y by 4 O2 gives out x CO2 gas प्लस y by 2 H2O, और एक हो गया CxHy OZ प्लस x प्लस y by 4 माइनस z by 2 O2 gives out x CO2 प्लस y by 2 H2O। इसका मतलब क्या था? एग्जाम्पल देखो, अभी कुछ भी नहीं, सब मुझे लिखने दो। C3H8, x का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू 4, यहाँ कितना x प्लस y by 4, मतलब 3 प्लस y by 4 8 by 4 कितना आ गया 5 O2 गिव्स आउट x CO2, x कितना है 3 CO2 प्लस y by 2 H2O, y कितना है 8 by 2 H2O, यही हो गया ना बैलेंस। जैसे C2H2 तो कितना होगा x प्लस y by 4, 2 प्लस 2 by 4, 2 प्लस 2 by 4 कितना आ गया 2.5 ना। O2 gives out x CO2 मतलब 2 CO2 प्लस y by 2 H2O मतलब H2O। पहला बैलेंसिंग समझ में आया जो अभी बताया? क्लियर है? यस नो? यस 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 यस, ओके ठीक है, सबका यस है। तो C6H12 को C6H12O6 को करो, फिर क्या होगा C6H12O6 प्लस O2, ये कितना होगा कोएफिशिएंट ये बताओ? x प्लस y by 4 माइनस z by 2, ये हो जाएगा x कितना है 6 प्लस y by 4 मतलब 12 by 4 माइनस z by 2 मतलब 6 by 2, ये 6 ही आएगा ना, ये होगा 6, और ये तो वही x CO2 मतलब 6 CO2 और y by 2 H2O, y कितना है 12 by 2 मतलब 6 H2O। ये बैलेंसिंग क्लियर हुआ कैसे करना है? इसका यूज बताता हूं अभी। ओके क्लियर है, तो इसका यूज देखो। मान लो एक हाइड्रोकार्बन है CxHy, इसका 0.1 मोल से बर्न करोगे तो 0.4 मोल CO2 बना, 0.4 मोल CO2 है, और 0.1 लिया था ना, 0.4 टाइम्स बना है, और 1 मोल H2O बना, तो फॉर्मूला क्या होगा? CxHy gives out x CO2 प्लस y by 2 H2O, यही है ना। ये जब 0.1 मोल होगा, इससे इसका कितना बनेगा 0.1 इंटू एक्स मोल, और ये कितना बनेगा 0.1 इंटू वाई बाई 2 मोल, और इसको इक्वेट कर दो, ये 0.1 x इक्वल टू 0.4 मतलब x इक्वल टू 4, और y कितना बन गया है 0.1 इंटू वाई बाई 2, और ये वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू हो जाएगा कुछ ज्यादा ही हाइपोथेटिकल हो गया, 1 मोल नहीं लेंगे, फिर इसका 0.5 ले लो, ये कितना हो जाएगा, मान लो ये 0.5 है, तो y का वैल्यू कितना हो गया 10, तो फॉर्मूला हो गया C4H10। ये यूज है इसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.1 मोल CxHy से तुम्हें वो गिवन रहेगा कि ये कितना आ रहा है 0.4, तुम्हें ये मालूम है इक्वेशन कि x CO2 और y by 2 H2 मतलब 1 से x मोल आता था, 0.1 से 0.1 इंटू x, 0.1 इंटू x इक्वल टू व्हाट 0.4 है ना, x का वैल्यू 4 हो गया, और इधर कितना हो गया 0.1 इंटू y by 2, और ये वैल्यू कितना है 0.5,
तो y का वैल्यू इधर से कितना आ जाएगा 10, तो C4H10। क्लियर? यस नो? नो? यस यस यस। अरे फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो कैसे सॉल्व होगा बताओ? फॉर्मूला से ही किया ना, केमिकल इक्वेशन यूज कर रहे हैं। हाँ देखो त्रिशा, इसमें क्या आता है कि 1 मोल से x मोल बनता है, तो 0.1 मोल से 0.1 इंटू एक्स बनेगा। ये केमिकल इक्वेशन, ये क्लियर हुआ? 0.1x, और ये दिया है कि 0.4 है, मतलब 0.1x इज 0.4, तो x का वैल्यू 4 आ गया। सिमिलरली 0.1 से H2O कितना बनेगा? 1 मोल से y/2, तो 0.1 मोल से 0.1 इंटू y/2, और वो वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.1 इंटू y/2 इज इक्वल टू व्हाट? 0.5, तो y का वैल्यू 10 होगा ना। क्लियर? CX प्लस HY लिख तो दिया, x CO2 प्लस y/2 H2O। यहाँ लिखा है फॉर्मूला देखो, x CO2 प्लस y/2 H2O, यही है ना? ओके एक क्वेश्चन बता दो यहाँ पे। ट्वेंटी ml CH4 प्लस 30 ml O2, इसको KOH से पास किया गया, तो कौन सा विच गैस रिमेन्स एंड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होगा? कौन सा गैस बचेगा और उसका कितना वॉल्यूम बचेगा? CH4 बच गया कि O2 बच गया? पहले एक्सप्लोड कर दिया गया, इसे एक्सप्लोड करने का मतलब क्या हो गया? रिएक्ट कर दिया गया, तब KOH से पास किया। अब बताओ। हाँ H2O का कोई रोल नहीं, नेग्लेजिबल। अभी बहुत लोग का आंसर आ गया। बट आधे लोगों का ही करेक्ट है कि 5 ml CH4 रहेगा, और लोगों का कुछ कुछ रॉन्ग हो गया लिमिटिंग रिएजेंट में। 20 ml CH4 प्लस 30 ml O2,
5 ml CH4 रिमेनिंग, राइट। तो देखो CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2O। H2O तो नेग्लिजिबल होगा, उसको जीरो कर दो। CH4 कितना था 20 ml, O2 30 ml। ये दोनों स्टार्टिंग में 0 0 है। T इक्वल टू 0 पे टाइम T इक्वल टू 0, टाइम T इक्वल टू T पर क्या होगा 20/1 30/2, ये कितना होगा 0। ये लिमिटिंग रेजेंट है ना, 30/2 15 हो गया, और ये 20/1 20 है। तो ये बचेगा कितना 20 पहले से था माइनस रिएक्टेड अमाउंट, ये 1/2 इंटू 30, ये पूरा लिमिटिंग रेजिडेंट बताया था, बस यही रेशियो समझ जाओ, 1/2 इंटू 30 तो हो गया। कोएफिशिएंट का रेशियो 1, CH4 का कोएफिशिएंट 1 बाई ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट 2 इंटू 30, ये क्या हो गया 5 ml। और यहाँ पे CO2 कितना हो गया, हाँ CO2 बनेगा ना कितना 1/2 इंटू 30 15 ml, और ये नेग्लिजिबल है, नील लिख दो, है ना। तो ये दोनों को जैसे ही CO2 से पास करोगे क्या होगा KOH से, CO2 गैस इज एब्सॉर्ब, तो कौन सा बच जाएगा, तो 5 ml CH4 विल रिमेन। ऐसे रेडियोमेट्री इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बट पहले बताता था तुम लोग नहीं पढ़ोगे, है तो वही चीज ना। आईटी में भी कभी 10 साल 12 साल पे एक बार कोई आ जाता है क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आता, तो अभी भी टेस्ट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट कंसेप्ट तो तुम्हें सब देना है। 10-12 साल के बाद होता है, हो सकता है तुम्हारे ही टेस्ट में आ जाए, तुम ही लोग के साथ। क्लियर हुआ रेडियोमेट्री? हाँ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्लियर, यस यस यस, ओके। किसी का डाउट है तो रेज योर हैंड, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक। हाँ नित्या बोलो। हाँ बताओ। सो KOH के बाद को मुझे नहीं समझा। वो पहला वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे पहले था कि अब तुम्हारे पास दो मिक्सचर है CH4 और CO2, तो KOH क्या करेगा, CO2 को ऑब्जॉर्ब करेगा। जो बच गया CH4 बाहर आ गया। कितना CH4 बचा हुआ था 5 ml। 5 ml तुम्हें मिल जाएगा बाहर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्लियर? यस सर। और किसी का डाउट है, रेज योर हैंड। नो डाउट, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट, परसेंट कंपोजिशन। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो देखो जैसे इसके जगह पूरा ठीक से दिखा दूं, मास परसेंट की बात करें हम लोग, H2SO4 ले लिया जाए तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 64 ग्राम है, टोटल 98 ग्राम। मतलब 98 ग्राम H2SO4 लोगे तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है, सल्फर 32 ग्राम है, ऑक्सीजन 64 ग्राम है। तो व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन? It will be 2 out of 98 into 100. परसेंट ऑफ सल्फर कितना होगा 32 ग्राम आउट ऑफ 98 into 100, एंड परसेंटेज ऑफ O क्या होगा 64 आउट ऑफ 98 into 100। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? यस नो? किसका कितना परसेंट होगा? ओके, तो वाटर में इसका यूज क्या होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे। 5 kg H2SO4, इसमें मास ऑफ सल्फर कितना है, तो फॉर्मूला वही होगा, H2SO4 लिख दोगे
एक रेशियो है इसका, ये 2 होगा तो ये 32 होगा, ये 64 होगा, टोटल 98। तो 98 ग्राम में 32 ग्राम है, तो 5 किलोग्राम में ये कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, 32 इंटू 5 इंटू 98 किलोग्राम। हाइड्रोजन का पूछता तो वही देता है 2/98 इंटू 5 किलोग्राम। हाँ 32 इंटू 5/98 kg। हाँ देते बोलो, बताओ। सर वो 32 इंटू 5/98 इंटू 10⁻³ होना। नहीं किलोग्राम में ही ले लो, तो रेशियो है ना, वो एक रेशियो है कि 98 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर होगा, या 98 किलोग्राम में 32 किलोग्राम सल्फर होगा। ओके हाँ सिर्फ वो रेशियो है, तो ये 32 तो 98, तो जो भी यूनिट होगा वही यूनिट आ जाएगा। ओके, और किसी का डाउट? मतलब ये परसेंट सबको क्लियर है कैसे निकालना था? तो जैसे कि एक कंपाउंड है XBYSZ, परसेंट ऑफ सल्फर 32%. So what is the minimum molecular mass? मॉलिक्यूलर मास, ये आते रहता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। परसेंट ऑफ सल्फर दिया हुआ है ना, तो फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास Z = 1, मतलब सल्फर एक रहे, एक सल्फर होगा। यदि सल्फर 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 100 ले लो, 2000 ले लो, उतना मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा। मॉलिक्यूलर मास तो इन्फिनिटी हो सकता है, सल्फर इन्फिनिटी ले लो, बट मिनिमम कब होगा? कम से कम सल्फर 1 रहे। इतना क्लियर हुआ? सल्फर एक रखोगे तो मिनिमम होगा, सल्फर रखना ही है। 2 रखोगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, 3 पे और बढ़ गया, 5 पे और बढ़ गया, इन्फिनिटी पे मॉलिक्यूलर मास में इन्फिनिटी हो गया। ये सबको क्लियर? फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास Z = 1, मतलब सल्फर 1 होगा। ओके, तो परसेंट ऑफ सल्फर क्या होगा? एक सल्फर है मतलब 32, एक ही एटम होगा, आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूलर मास, वो चाहिए हम लोग को, इनटू 100। और ये परसेंट ऑफ सल्फर कितना है? गिवन है 32 ही दिया हुआ है ना, 32 जितना भी दे दे, मान लो 3.4 या 3.2 ले ले तो बेटर दिखता। थोड़ा डिफरेंस करने के लिए हम लोग इसको 3.2 कर देते हैं ना, कुछ तो डिफरेंट रहे, नहीं तो ये मान लो 3.2% था, तो 3.2 = व्हाट? यहाँ पे 3.2 हो गया,
परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना हो गया, सल्फर का एक ही एटम है 32 बाई मॉलिकुलर मास इनटू 100। ये क्लियर हुआ? हाँ, इससे 1000 आ जाएगा। क्लियर? यस 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 यस, सबका यस। ओके, तो ये आएगा ही आएगा, क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ओके, नेक्स्ट वन। अब एक बहुत छोटा वाला कंसेप्ट बच गया, एम्पेरिकल फार्मूला। मैक्सिमम हो गया सेफ्टी। ओके, तो ये हो गया परसेंटेज वाला, हो गया एम्पेरिकल फार्मूला की बात करना। देखो एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला ये रिप्रेजेंट करता है represents simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of atoms of constituent elements in a molecule। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। कई लोगों को पता नहीं है, मालूम है पहले से, वो तुरंत कर रहे थे। जैसे एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, CH 1:1 ना। C4H4 है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, वही रह जाएगा CH। C6H6 है, तो इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो CH ही रह गया। C7H8 है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट ही है, C7H8 ही है। अब C6H12O6 है, तो ये क्या होगा, CH2O ऐसे। C12H22O11, तो इसमें O11 ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, C12H22O11 ही रह जाएगा। ये C2H4O2 है, C2H4O2, इसको डिवाइड करोगे तो CH2O आएगा। हाँ बताओ, ये समझ में आया सिंपलेस्ट फॉर्मूला कैसे लेना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट नंबर लो, उसको रेशियो के डिवाइड कर दो, एक सिंपलेस्ट नंबर पे लेकर आओ। C2H2 2 से डिवाइड कर दो, CH आ गया। क्लियर सबको, यस नो? ओके, सबको क्लियर है। अब देखो, अब मान लो कि तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला ने बता दिया कि CH है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने बता दिया कि CH है,
और मॉलिक्यूलर मास दे दिया कि 26 है। क्वेश्चन हो गया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मान लो CH है और मॉलिक्यूलर मास 26 है, तो तुम्हारा काम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है। क्या बता सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सोहम ठीक है, आयुष करेक्ट है, दिलीप रॉन्ग हो रहा है। C13H13 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 26 ग्राम कहाँ आएगा? C13 मतलब 13 इंटू 12 156 तो वही हो गया। शार्दुल CH4 नहीं होगा, सोचो 26 ग्राम आ रहा है क्या मॉलिक्यूलर मास, और CH4 में 1:4 रह गया, तुम्हें CH है, एम्पिरिकल फार्मूला CH है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है? C2H2 C3H3 C4H4 C5H5 C6H6 C7H7 ऐसे, क्लियर ना? C8H8 C9H9 C10H10, तो तुम्हें बताना किससे सेटिस्फाई हो रहा है फार्मूला, क्या रखोगे तो 26 आएगा। हाँ C2 से आ जाएगा ना। गुड, ठीक है। देखो तो क्या था कि एम्पिरिकल फार्मूला CH है, यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला CH है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है? कुछ भी आएगा, C2H2 C3H3 C4H4 C5H5 C6H6, तो क्या लिया जाए कि 26 आ जाए? तो इसका पार्ट कितना है? 23, 12 + 1 33 है ना। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है? 12 + 1 13 13 इज द एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास को कितना टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आएगा? CH3 नहीं, CH3 होगा तो 12 + 3 15 हो गया। C2H भी नहीं होगा, C2H मतलब कम हो गया, 26 आना चाहिए। अच्छा इसको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। नहीं CH4 वगैरह नहीं होगा, उससे नहीं होगा, रुको। क्या करोगे तो 26 मॉलिक्यूलर मास आएगा, ये मैटर है। क्वेश्चन है कि एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू CH और मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 26, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 होगा, C4H4 होगा, C6H6 होगा कि C8H8 होगा, कि मतलब क्या हो सकता है ये तुम्हें बताना। तो किसका मास 26 दिख रहा है? इसी का ना। तो हुआ क्या, तुम्हें क्या करना पड़ा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ले लो। ये कितना हो गया CH का? 12 + 1 13, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास वो कितना है? 26। मतलब कितना कितना करोगे, डबल ही है ना, तो C2H2 से हो जाएगा ना। मतलब n का वैल्यू क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो ये हो गया 26/13 2, मतलब 2 टाइम करोगे तो हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? 2 टाइम्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला ना, मतलब C2H2। अब यही मॉलिक्यूलर मास 78 हो जाए तो क्या फॉर्मूला बोलते तुम? हम्म, 78 मॉलिक्यूलर मास है। ये C6H6 ना, कैसे फाइंड किया तुमने? ये क्या कि 13 है और 78 पहुंचना है, मतलब कितना टाइम हो गया? 78/13 6 टाइम ना। तो तुमने बोला 6 टाइम होगा, C6H6 होगा। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको अब फॉर्मुलेट कर दें बेटा, फॉर्मुलेशन में कर दें। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। जैसे CH हो गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटीजर हो गया, 1 2 3 4 5,
CH हो गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2, C3H3, C4H4, C5H5 कुछ भी होगा N, और N का वैल्यू कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं ना। और एक और फॉर्मूला इसका यूज पड़ेगा कहीं कहीं, मोलार मास का वैल्यू क्या आता है? 2 × वेपर डेंसिटी, ये याद है? इसका भी जरूरत पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसको करना कैसे है। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, a compound contains, कंपाउंड में क्या है? कार्बन 71.23% है, मतलब 100 ग्राम लोगे तो 71.23 ग्राम कार्बन होगा। हाइड्रोजन 12.95 ग्राम है ना, बाई मास है ये सब, राइट। और ऑक्सीजन 15.81%, हमेशा बाई मास ही रहेगा, राइट। तो तुम्हें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है ना, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स लेकर आए। तो इसका एक टेबल बनाओगे हमेशा, एलिमेंट C, H और O, और परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट इसका कितना था? 71.23। हाइड्रोजन कितना हो गया? 12.95। ऑक्सीजन कितना हो गया? 15.81। कितना ग्राम है? उसका एटॉमिक मास कितना हो गया? एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो अब तुम रेशियो ऑफ मोल बता सकते हो ना? कितना मोल हो गया कार्बन का? 71.23 बाई 12। H हो गया 12.95 बाई 1। ऑक्सीजन हो गया कितना? 15.81 बाई 16। एक्चुअली मोल का ही रेशियो चाहिए ना, तो कार्बन कभी 71.23 बाई 12 नहीं रखेंगे, इसको इंटीजर बनाते हैं हम लोग। तो जब इंटीजर करने चले तो ये कितना हो गया? इसको कैलकुलेट करना एग्जैक्टली 0.988। इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं आता, इतना कैलकुलेशन कहाँ आईआईटी कराएगा। 12.95, बट वो देगा तो डेटा बैलेंस करेगा किसी तरह। और ये क्या होगा? 5.936। तो कभी ये नहीं लिखोगे कार्बन 5.936, हाइड्रोजन 12.95, वो 0.988। रेशियो चाहिए ना, तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करना होगा? जो लोएस्ट वाला है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जब मोल हो गया तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? ये 0.988 से सबको डिवाइड कर दें। यहाँ से रेडी लेता हूँ, इसको 0.988 से ही डिवाइड कर दो, तो ये खुद तो 1 हो गया। और 12.988 को 0.988 से डिवाइड करें तो ये जो आएगा 13 हो जाएगा। और ये 0.988 से डिवाइड करो तो ये 6 आ जाएगा। 6.01, 6.02 जो भी आए वो ले लो। अब एक इंटीजर आ गया ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया? C6H13O। तो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या दिखेगा? इसका आंसर होगा C6H13O। मतलब एक ही चीज करना है, तुम्हें परसेंट दिया हुआ है ना, तो सबका मोल निकाल दो। सबका मोल निकाल सकते हो, उसका परसेंटेज बाय मास, पहला स्टेप क्लियर है? ओके, तो सबका मोल आ जाए तो जो लोएस्ट वाला है उससे सबको डिवाइड कर दो। जब लोएस्ट वाले से डिवाइड कर दोगे तो सबका क्या आ जाएगा? एक सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा तब वो हो जाएगा ना। इसमें मैं सॉल्व एग्जांपल भेजूंगा जिससे और क्लियर हो जाए। यही सब क्वेश्चन भेज देता हूँ, जिससे और आसानी से क्लियर होगा। देखो एक और क्वेश्चन, यदि सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आया है
तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक सर्टेन इंटीजर से जिससे वो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, एक मेटल है, वो 70% है, इसका एटॉमिक मास 56 है, ऑक्सीजन है 30%, इसका एटॉमिक मास तो मालूम ही है 16 होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग का क्या करना होगा, M70 और O30 ऐसे तो लिखते नहीं है, तो मास है ना, मोल का रेशियो लिखता है, तो पहले मोल बना देते हैं। M का और ऑक्सीजन का, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, इसका मास बाई एटॉमिक मास, मतलब 70/56, और ये हो जाएगा O का कितना 30/16। तो कभी भी हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, M70/56 और O30/16, लिखा तो रॉन्ग नहीं है बट ये थोड़ा ऑड लग रहा है ना हम लोग को। ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं, CO2 K2O, मतलब इंटीजर लाते होते हैं, इंटीजर ले आओ। इसका इंटीजर कैसे लाएंगे, तो जो लोएस्ट वाला है उससे सबको डिवाइड करो। लोएस्ट ये आ गया 1.875, ये तो और कम आ गया, ये आ जा रहा है 1.25। अभी भी हम लोग लिख दें इस तरह से, M 1.25 और O 1.875, ये रॉन्ग है। क्यों, हम लोग को सिंपलेस्ट रेशियो रखना है, तो जो लोएस्ट वाला है उससे दोनों को डिवाइड कर दो। तो लोएस्ट वाला कौन सा है 1.25, उससे दोनों को डिवाइड करो, मतलब नंबर ऑफ मोल निकाल दे और जो लोएस्ट नंबर है उससे दोनों को डिवाइड कर दो। तो सिंपलेस्ट नंबर रेशियो कितना हो जाएगा, 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25 और इसको भी 1.25 से, मतलब नंबर ऑफ मोल करके जो लोएस्ट आ गया उससे डिवाइड कर लो, तो प्रोसेस लर्न कर लो। और ये हो गया 1.5। अभी भी नहीं लिखोगे, कभी ऐसे लिखते हो क्या, MO 1.5 ऐसे लिखते हैं क्या, Al2O3 है, तो कभी ये लिख सकते हो क्या, AlO 1.5, ऐसे नहीं लिखते ना हम लोग, ऐसे लिखते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इंटीजर बनाओ। इंटीजर कैसे बनेगा, लोएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लोएस्ट नंबर क्या होगा 2, 2 से दोनों इंटीजर होंगे ना, ये 3 और ये 2, तो क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज M2O3। प्रोसेस समझो, सब जगह एक टेबल आएगा, टेबल में क्या करना है, पहले मोल्स कैलकुलेट कर लो, ये मोल्स आ जाए तो जो लोएस्ट नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो। इंटीजर आ गया तो वेल एंड गुड, इंटीजर नहीं आया तो एक सर्टेन इंटीजर से मल्टीप्लाई करके लोएस्ट होल नंबर रेशियो लाओ, वो फॉर्मूला हो जाएगा। और ये क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करे तो इससे नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जो पहले तुम लोगों ने किया, एन का वैल्यू कैलकुलेट करो उससे लेकर आओ। जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला देख ले, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्स इक्वल टू 290। इसमें क्या दिया हुआ है, कार्बन 50%, ऑक्सीजन 50%। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी व्हाट। देखो इससे सब क्लियर हो जाएगा। तो जब हम लोग एलिमेंट ले लो कार्बन और ऑक्सीजन, इसका मोल कितना होगा, ये 50 ग्राम है तो हाइड्रो ऑक्सीजन भी 50 ग्राम है, दोनों 50-50 ग्राम है, तो इसका मोल कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 12 मोल, और इसका भी 50 डिवाइडेड बाई 16 मोल। दोनों का मोल कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है, क्लियर होगा, डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास कर देना। अब जो लोएस्ट है उससे दोनों को डिवाइड कर दो, लोएस्ट कौन सा है 50/16 होगा, तो 50/16 से ही दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये तो 1 बन गया, चलो ऑक्सीजन तो 1 हो गया। और कार्बन का क्या होगा 15/12/50/16, ये हो जाएगा 4/3। अभी भी C 4/3 और वो नहीं लिखोगे, क्या करेंगे, इंटीजर बनाओ। कैसे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों होल नंबर बन जाएगा ना, लोएस्ट नंबर। ऐसे तो 6 से भी 12 से भी, बट लोएस्ट से मल्टीप्लाई करना, तो 4 आ गया और ये 3 हो गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया C4O3। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ रहा है 12 × 4 और प्लस
16 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 56 प्लस ये 96 आ जा रहा है। n का वैल्यू क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये कितना हो जाएगा 290 बाई 96, तो ये ऑलमोस्ट 3 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 3 हो गया। तो n तो इंटीजर ही होगा ना, तो 3 ले लो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो 3 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब C4O3, ये हो जाएगा C12O9, मतलब ये हो गया C12O9। हाँ, अब बताओ इसमें क्या डाउट है, क्लियर है? कितने लोग क्लियर हो गया ये बताओ? मतलब सब में यही एक टेबल करना है। सबको क्लियर हो गया एक बार में, ऐसे कैसे? हाँ, क्रिश का नहीं हुआ। क्लियर क्लियर, यस 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 यस, एक यस क्लियर, यस यस। हाँ, हाउ टू फाइंड n, सिद्धि का क्लियर नहीं, अगस्त का क्लियर नहीं है। ओके, रेज योर हैंड, हैंड रेज करो, अनलॉक करता हूँ, बताओ पूछो। हाँ क्रिश बताओ। कौन सा? सर मुझे क्वेश्चन था कि वो C 50% है और H 50% है, तो फिर O किधर आ गया? O कहाँ से आया? ओ एच नहीं था, एच कट करके ओ लिखा है मैंने। ओ ओके, ओ देन इट्स ओके, आ गया सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्रिश का अगस्त। हाँ बोलो। बेसिकली हम लोग ओ से क्यों से डिवाइड कर रहे हैं? हम लोग को मोल का रेशियो चाहिए, मोल का ही रेशियो होता है ना। जैसे फॉर्मूला हो गया C4H8, मतलब 4 मोल कार्बन है तो 8 मोल हाइड्रोजन है। फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स का होता है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो मास का रोल नहीं होता। मास तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे तुम्हें दे दिया गया है कि एक फॉर्मूला NH3 है, ये नहीं कि नाइट्रोजन का 1 ग्राम और हाइड्रोजन का 3 ग्राम है, ऐसा है क्या? NH3 का मतलब क्या है, नाइट्रोजन नहीं का 1 ग्राम, हाइड्रोजन का 3 ग्राम, ऐसा है? नहीं नहीं है ना। उसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 3 एटम, यही है ना। यस मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल था, हाइड्रोजन का 3 मोल। क्लियर? तो हम आई लोग क्या लिखते हैं, मोल का रेशियो है ना 1:3, तो हम लोग मोल निकाल रहे हैं, बट वो रेशियो थोड़ा इधर उधर फ्रैक्शनल सन दिख रहा, तो उसको इंटीजर बनाना है। कैसे? जो लोएस्ट है उससे डिवाइड कर दो तो इंटीजर बन गया सब, नहीं बना तो कुछ और चीज से मल्टीप्लाई कर दो, इंटीजर बन गया, बस हो गया। क्लियर हुआ? क्यों यस नहीं? अगर पूरा क्लियर नहीं है, ठीक से सोचो, बताओ। हो गया सर क्लियर। ओके, अब क्रिश बताओ। नो सर कुछ नहीं, सॉरी वो गलती से हो गया रहेगा। ओके, और किसका है? क्रिश अगस्त हो गया, लोअर हो गया। और किसी का डाउट है? या हो सकता है कोई बोल नहीं पा रहा हो, तो चैट पे बताओ। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसका, नित्या? इस पे मैं एक ये कर देता हूँ, कुछ 15-20 सॉल्ट भेज देता हूँ, वो देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा, है ना। बट ये आएगा नहीं, ये पुअर फॉर्म में होता है, IIT में कभी नहीं आता ये, और रेडियोमेट्री जो आज किया हम लोगों ने, इससे पहले तक का सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी जब तुम पहली बार पढ़ लो तो तुम्हें एक एक चीज पढ़ना है,